हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं आपका अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल ई रसायन पर। आज के सेशन में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कब हुई, किस तरीके से हुई, तो इसके लिए सबसे पहले बच्चों हम लोग चलते हैं कुछ हिस्ट्री की तरफ। तो ये बात शुरू होती है लगभग 1886 बच्चों। ईयर 1886 में एक साइंटिस्ट का नाम आता है जो है हमारे गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टीन ने 1886 में जो हमारी डिस्चार्ज ट्यूब थी जिस पर फैराडे और भी बहुत सारे साइंटिस्ट लगातार बच्चों काम कर रहे थे, तो उस पर भी इन्होंने गोल्डस्टीन ने भी उस पर काम किया। तो ये बात बच्चों अगर हम लोग इस सन पर, इस ईयर पर देखें, तो जब हम लोग देखते हैं कि जब हमारी कैथोड रे की डिस्कवरी हुई तो वो ईयर था हमारा 1897 के अराउंड। तो इसका मतलब है ये जो काम है ये उस 1897 से बहुत पहले किया जा चुका था। तो इन्होंने क्या किया, आइए बच्चों देखते हैं। इन्होंने सबसे पहले डिस्चार्ज ट्यूब ली, जो कि हम लोगों ने बच्चों कैथोड रे के भी टर्म्स में देखी थी। यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड्स, यहाँ पर कॉर्नर पर, इस जो ग्लास हमारी डिस्चार्ज ट्यूब है इसके कॉर्नर्स पर दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स यहाँ फिट किए हैं और उसको जोड़ा गया है हमारा किसके साथ, बैटरी के साथ। तो अगर हम लोग देखें तो ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है और ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है। तो नेगेटिव टर्मिनल को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कैथोड और इसको बोलेंगे हम लोग एनोड। तो सिमिलर स्ट्रक्चर था, सिमिलर डिस्चार्ज ट्यूब थी इन केस ऑफ कैथोड रे। तो यहाँ पर गोल्डस्टीन ने क्या देखा बच्चों, यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा रिवर्स किया है हमारे कैथोड और एनोड को। अगर बच्चों हम लोग इसको रिवर्स नहीं करते हैं तो हम लोग इसको रिवर्सली देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर लो प्रेशर में और यहाँ पर हाई वोल्टेज में, लो प्रेशर लगभग बच्चों बहुत 0.00 जो 001 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो सकता है, और हमारा हाई वोल्टेज मतलब 10,000 वोल्ट या फिर 11,000 वोल्ट के करीब हम लोग यहाँ पर लेते हैं। और यहाँ पर एक इनर्ट गैस को इंट्रोड्यूस कराना मस्ट है इन केस ऑफ जब हम लोग गोल्डस्टीन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पर हम लोग फिल कर देंगे इस इनलेट के मदद से। तो यहाँ पर होने वाला क्या है, यहाँ पर जो हमारी कैथोड रे है वो तो होगी ही होगी, लेकिन इन केस ऑफ बच्चों कैथोड रे हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने इसको परफोरेटेड कर दिया था, यानी यहाँ पर होल्स कर दिए थे और यहाँ पर लगा दिया था अपना जो ग्लोइंग मटेरियल है। बट गोल्डस्टीन ने क्या किया, इन्होंने इस कैथोड को ही क्या कर दिया, परफोरेटेड बना दिया, यानी यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, होल कर दिए हैं छोटे छोटे। जब होल कर दिए और यहाँ पर इन्होंने लगा दिया है यहाँ पर जो ग्लोइंग मटेरियल हमारा ZNS। कौन सा था ग्लोइंग मटेरियल, जो फ्लोरोसेंट मटेरियल था, जिंक सल्फाइड, जो कि बच्चों किसी भी लाइट के पड़ने पर क्या हो जाता है, ग्लो करने लगता है, सिंटिलेशन शो करने लगता है, फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है। तो हुआ क्या, जो यहाँ पर गैसियस मॉलिक्यूल्स थे, जो बच्चों यहाँ पर गैसियस मॉलिक्यूल्स थे, उनसे क्या हुआ, उनसे भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, यानी इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, बाहर चले गए। और इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन थी वो कैथोड रे, मतलब जो कैथोड रे थी, कैथोड रे भी किससे मिलकर बनी होती है, इलेक्ट्रॉन से। तो जो बच्चों हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे वो कैथोड से, और इन गैसियस से जो हमारे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे थे वो सारे कहाँ से कहाँ जा रहे थे, कैथोड से एनोड की ओर जा रहे थे। बट ये जो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो हमारा पॉजिटिव आयनाइज्ड गैस थी, इनकी डायरेक्शन कहाँ की तरफ थी, इस कैथोड की तरफ थी।
तो बच्चों ये जो हमारे पॉजिटिव आयन हैं ये सारे के सारे कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ये इस गैसियस एटम से लेकर हमारे कैथोड की तरफ मूव करते हैं। तो ये जो मूवमेंट ऑफ दिस पॉजिटिव आयन है इसको देखा सबसे पहले हमारे गोल्डस्टीन साइंटिस्ट ने ईयर 1886 में। इन्होंने इस तरीके की फिनोमिना को बताया। तो बच्चों ये वाली जो फिनोमिना थी उन्होंने सबसे पहले किया 1886 में। तो इसका मतलब है कि जो हमारी कैथोड रे की डिस्कवरी यानी कैथोड रे पर जो काम किया था हमारे साइंटिस्ट जे थॉमसन ने सन 1897 में, उससे बहुत पहले ही ये सारा काम हो चुका था गोल्डस्टीन के द्वारा। लेकिन बच्चों ये जो फिनोमिना था, इस फिनोमिना पर बहुत सारा जो काम था वो आगे एक साइंटिस्ट थे वीन। ये लगभग 1898 या इसके अराउंड सन में इन्होंने इस वाले प्रोसेस को देखा और इस प्रोसेस के लिए यानी इस जो ये जो हमारे पॉजिटिव आयन जो कैथोड की ओर जा रहा था इसका नाम इन्होंने गोल्डस्टीन ने दिया था कैनाल रेज। कैनाल रेज क्योंकि बच्चों ये कैनाल की तरह आती थी और इस परफोरेटेड कैथोड से निकल जा रही थी, तो इन्होंने इसका नाम दिया कैनाल रे। तो अगर हम लोग देखते हैं कि कैनाल रे की डिस्कवरी किसने की तो हम लोग बात कर सकते हैं हमारे जो साइंटिस्ट थे गोल्डस्टीन ने कैनाल रे की डिस्कवरी की थी। उसके बाद वीन आए। वीन ने जैसे जे थॉमसन ने हमारा जो इस डिस्चार्ज ट्यूब में जो कैथोड रे थी उस पर काम किया और उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। उन्होंने E/m रेशियो यानी बच्चों चार्ज टू मास रेशियो ये सारी बातें बताई। तो वीन ने भी माना जाता है कि इन्होंने इसके लिए चार्ज टू मास रेशियो बताया लगभग सन बच्चों 1898 के अराउंड। इसके बाद बच्चों एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड अपनी थ्योरी के साथ उन्होंने लगभग सन 1911 यानी 1911 में उन्होंने एक मॉडल दिया जिसको बोला गया रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। उसमें उन्होंने बच्चों बताया कि जो अल्फ़ा जो हमारी रेज थी उन्होंने बम्बार्डमेंट कराया एक गोल्ड फॉइल पर और पता लगाया उसका न्यूक्लियस का, यानी उन्होंने बताया कि जो एटम में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। तो उसके बाद जब 1911 में उन्होंने इस तरीके का मॉडल दिया तो उसके बाद लगभग 1919 यानी 1919 में उन्होंने बताया, ये वाला जो ऑपरेटर्स था इन्होंने फिर से उठाया और इस कैनाल रे के बारे में उन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए और बहुत सारे कंक्लूजन दिए, जिससे कि उन्हें पता चला कि ये जो हमारी कैनाल रे है ये भी पार्टिकल से मिलके बनी है, इसका भी बच्चों मास होता है और उस पार्टिकल को उन्होंने बोला प्रोटॉन। तो आइए बच्चों देखते हैं कि कौन कौन से कंक्लूजन दिए रदरफोर्ड ने। तो इसीलिए हमारा जो कन्फ्यूज़न है, कभी हम लोग जब प्रोटॉन की डिस्कवरी की बच्चों बात करते हैं तो कहीं कहीं पर हम लोग बात करते हैं कि जो प्रोटॉन की डिस्कवरी है वो रदरफोर्ड ने की और कभी हम लोग बात करते हैं कि जो प्रोटॉन की डिस्कवरी है वो गोल्डस्टीन ने की। तो बच्चों जो एग्जैक्ट चीज़ थी वो आप लोग समझ गए होंगे कि जो शुरुआत होती है वो गोल्डस्टीन के द्वारा होती है और उसके बाद जो बच्चों ऑब्जर्वेशन के बाद जो कंक्लूजन निकाले जाते हैं उसके पार्टिकल के नेचर को देखा जाता है, वो देखा जाता है रदरफोर्ड के द्वारा। तो आइए बच्चों देखते हैं कि रदरफोर्ड ने कौन कौन से कंक्लूजन यहाँ पर दिए। रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड आते हैं 1919 में अपना कॉन्सेप्ट लेके बच्चों प्रोटॉन का। तो वो बताते हैं कि जैसे ही थॉमसन ने यहाँ पर एक मटेरियल, ओपेक मटेरियल रखा था और उसकी उन्होंने शैडो से पता लगाया बच्चों की उसकी डायरेक्शन क्या होती है, जो हमारी कैथोड रे थी वो कैसे चलती थी, स्ट्रेट लाइन में चलती थी। इसी तरीके से रदरफोर्ड ने भी सेम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया और पता लगाया कि जो हमारी कैनाल रे है वो भी कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। तो हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कैनाल रे की वो थी कि हमारी जो कैनाल रे है वो कैसे मूव करती है, स्ट्रेट मूव करती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि इन कैनाल रेज में मास अवेलेबल होता है या इसमें मास होता है या नहीं होता है, तो उसके लिए भी बच्चों सेम एक्सपेरिमेंट किया गया। यहाँ पर एक फैन लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर रखा गया, जिससे कि अगर वो रोटेट होता है तो इसका मतलब है कि जो हमारी कैनाल रे हैं वो केवल एनर्जी ही नहीं, इसमें अपना मास भी बच्चों रखती हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारी कैनाल रे है वो कैसा है, वो पार्टिकल नेचर है।
पार्टिकल नेचर। जिस तरीके से बच्चों हमारा जो कैथोड रे थी वो भी पार्टिकल नेचर शो करती थी, वैसे ही हमारी जो कैनाल रे हैं वो भी पार्टिकल नेचर शो करती हैं और एंड हैव मास। अब जो तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है इन केस ऑफ कैनाल रेज, वो ये आती है कि जो हमारा कैथोड रे था वो हमारे इस नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पर डिपेंड नहीं कर रहा था और ना ही हमारी गैस के नेचर पर डिपेंड करता था। क्योंकि जो बच्चों इलेक्ट्रॉन है वो चाहे हमारे इलेक्ट्रोड किसी भी मटेरियल का हो या फिर हमारी गैस कोई भी हो, वो इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट होते हैं। बट इन केस ऑफ कैनाल रे जो हमारी यहाँ पर गैस है वो इस गैस पर डिपेंड करता है। क्योंकि बच्चों यहाँ पर अगर हम लोग हीलियम लेते हैं बच्चों, अगर हम लोग हीलियम गैस लेते हैं तो हीलियम में क्या होता है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। बच्चों ये वाली जो नॉलेज है हमको पहले से नहीं पता है, लेकिन अगर हम लोग इसका मास देखते हैं, यानी अगर इसमें हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा देते हैं, आयनाइज करवा देते हैं, तो हमारे पास जो न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का मास अवेलेबल होता है अगर हम लोग हीलियम गैस को यहाँ पर लेते हैं। तो जब हम लोग यहाँ पर मास देखेंगे तो ये कंबाइनली मास आएगा। पर इन केस ऑफ हाइड्रोजन, अगर हम लोग बच्चों हाइड्रोजन लेते हैं तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो इस केस में अगर हम लोग इस 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर इजेक्ट करवा देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, केवल और केवल 1 प्रोटॉन बचता है। तो यहाँ पर हम लोग स्पेसिफिकली जब प्रोटॉन की बात करते हैं तो हम लोग गैस कौन सी लेने वाले हैं, हम लोग कौन सी गैस लेंगे, हाइड्रोजन गैस लेंगे। हाइड्रोजन गैस इन केस ऑफ प्रोटॉन। तो जो हमारा प्रोटॉन का मास है यानी जो पार्टिकल है वो किस गैस को हम लोग लेते हैं इस पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर बच्चों बहुत सारे जो कंक्लूजन निकलते हैं वो रदरफोर्ड ने दिए। इसीलिए कहीं पर हमको ये भी डाटा मिलता है कि जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन थी वो किसने की, रदरफोर्ड ने की। और कहीं कहीं पर बच्चों किन्हीं टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि जो हमारी प्रोटॉन की जो डिस्कवरी थी वो गोल्डस्टीन के द्वारा की गई। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप लोगों को देखना है कि यहाँ पर शुरुआत कैनाल रेस से की गई, पर बाद में जो प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट आया वो हमारे रदरफोर्ड के कंक्लूजन के द्वारा दिया गया। सो बच्चों यहाँ पर जो E/M रेशियो निकाला गया था इन कैनाल रेस के केस में, तो वहाँ से हम लोगों को जो चार्ज मिला है यानी प्रोटॉन का जो चार्ज मिला वो था +1 यानी 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। जो हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज था वो था -1.6 × 10⁻⁹ कूलम और इसके केस में था ये प्लस में। तभी बच्चों ये हुआ क्या कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, प्रोटॉन का चार्ज होता है, वो एक दूसरे को क्या कर देता है, अपोज करता है। तो जो बच्चों किसी भी न्यूट्रल एटम के लिए जो नेट चार्ज होता है हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को मिलने के बाद वो हो जाता है हमारा 0। तो इस E/M रेशियो के बाद जो इसका मास निकलता है, इसका मास आता है 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। जैसे बच्चों हम लोगों ने इन केस ऑफ कैथोड रे वहाँ पर चार्ज टू मास रेशियो के बाद हम लोगों ने मास फाइंड किया था, वैसे ही हम लोग इन कैनाल रेस के भी केस में ये दोनों फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों को चार्ज और मास ऑफ प्रोटॉन भी पता चल जाता है। तो आई होप बच्चों कि आज की ये जो क्लास थी जिसमें आप लोगों ने कैनाल रे की डिस्कवरी कहें या फिर आप लोग प्रोटॉन की डिस्कवरी कहें, तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि इसकी हिस्ट्री क्या थी, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है और कहाँ पर इनका चार्ज और मास का कैलकुलेशन कंप्लीट होता है। तो इसी तरीके से बच्चों हमारा जो सेकेंड सब एटॉमिक पार्टिकल है प्रोटॉन, उसकी खोज हुई लगभग जाके 1919 में। तो अब हम लोग बात करेंगे बच्चों अपने नेक्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल जो कि हमारा न्यूट्रॉन, अब अपने नेक्स्ट सेशन में, और उसमें देखेंगे बच्चों कि हमारा जो नेक्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल है उसको डिस्कवरी करने में कितने साल लग गए हमारे प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद। तो बच्चों मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट सेशन में। और अगर बच्चों आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।